प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार राइफलों के मुकाबले में स्नाइपर्स का व्यापक उपयोग देखा गया। बड़े पैमाने पर टेलीस्कोपिक साइट्स का उपयोग किया गया था, जो ट्रेंच युद्ध की स्थितियों के तहत बहुत प्रभावी माने जाते थे। सबसे पहले जर्मन इंपीरियल आर्मी में ही स्कोप राइफल्स पर गंभीरता से विचार किया गया। जैसे ही फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज को जर्मन स्कोप राइफल्स की सफलताओं के बारे में पता चला, उन्होंने भी इसे युद्ध के मैदान में भी पेश किया। इससे पहले स्कोप्स का परिचय था, जिसमें उन्हें स्कोप राइफल के साथ सटीक और बहुत लंबी दूरी तक शूट किया जा सकता था। स्कोप के साथ एक अच्छा निशानेबाज अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता था। वह एक ऐसे दुश्मन को मार सकता था जिसने ट्रेंच की दीवार पर मुश्किल से अपना सिर फैलाया था। वह इतनी भयानक क्षमताओं के साथ स्नाइपर्स, सैनिकों जो कि ट्रेंच के अंदर थे, उनके मन के अंदर भयंकर रूप में डर बैठ गया था। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे अच्छी तरह से छिपी हुई स्थिति से फायर करते थे। क्योंकि जलावरण की कला अधिक से अधिक विकसित हो रही थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, सैनिकों के लिए स्नाइपर्स का पता लगाना कठिन होता जा रहा था। फौजी जवानों की रोजमर्रा की जिंदगी स्नाइपर्स के खतरे से भरी हुई थी। स्नाइपर खतरे की जागरूकता के साथ इस खतरे का मुकाबला करना एक आवश्यकता बन गया। सैनिकों ने स्नाइपर्स से बचने के लिए अपने आप को छुपाने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इस वजह से स्नाइपर्स को तेजी से कार्य करने और दुश्मन पर गोली चलाने के लिए कम से कम समय लेना पड़ा। यह जल्दबाजी इस पर आधारित था कि कैमोफ्लेज यूनिट्स अपने धोखे को डिजाइन कर सकती हैं। उनका इरादा दुश्मन स्नाइपर को जल्दी निर्णय लेने और उसको अपने आप को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना था, जिससे उनके जगह का पता चल सके। युद्ध के सबसे लोकप्रिय छल में से एक कागज थे। पेपर से बनाए हुए माचे सिर्फ पेपर माशे युद्ध से पहले एक बहुत ही लोकप्रिय सामग्री थी और इसका उपयोग बच्चों के खिलौने बनाने और मनोरंजन पार्क मेलों में किया जाता था। इसे बनाना बहुत सस्ता था। इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रिवलेज पेपर के टुकड़ों को काट कर बना सकते थे, चाहे वह गोंद हो या सादा स्टार्च। इस तथ्य के अलावा यह सस्ता था, यह मॉडल बनाने के लिए भी बहुत अच्छा था। धोखा देने वाले सिर बनाने का काम कैमोफ्लेज यूनिट्स को दिया गया, जो युद्ध के क्षेत्र में अपनी छोटी कार्यशालाओं में युद्ध लड़ते हुए काम कर रहे थे। इन कार्यशालाओं में बहुत सटीकता के साथ बड़ी संख्या में नकली सिर बनाए जाते, जो देखने में बहुत असली और वास्तविक मानव से मिलते जुलते थे। विशेष ध्यान चेहरे को आकार देने और असली त्वचा की तरह दिखने के लिए चेहरे को रंगने पर दिया जाता था। असली दिखाने के लिए यह जरूरी था, क्योंकि वह लेंस के साथ स्कोप के माध्यम से उनके सिरों को देख रहे थे। इनको सच में असली दिखाने के लिए इनमें से कुछ को रबर ट्यूब से लैस किया गया। जैसे ही सिगरेट पीते हुए सैनिक को बनाया गया, जो कि सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था, यह स्नाइपर का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी फायदेमंद था। माचे सिर आमतौर पर सुरक्षित रूप से एक लंबी छड़ी पर अटक जाते थे, जिसे रेलिंग के ऊपर उठा लिया जाता था। अगर वह धोखा सफल रहते थे और नकली सिर पर स्नाइपर की गोली लग जाती थी, तो इसके बाद त्रिकोणीय विधि की मदद से स्नाइपर का पता लगाने के लिए छेद का उपयोग किया गया था, या एक अन्य विधि सिर में एक पेरिस्कोप को स्लाइड करना और स्नाइपर को स्पॉट करना था। एक बार अनुमानित स्थान स्थापित हो जाने के बाद तत्कालीन स्नाइपर्स की स्थिति पर बमबारी की जाती या फिर स्नाइपर्स इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते थे। डमी हेड्स की तकनीक का आविष्कार ब्रिटिश फौज ने किया था, जिन्हें युद्ध की शुरुआत में जर्मन स्नाइपर्स से बहुत समस्या थी। यह तरीका उनके छिपे हुए दुश्मन से लड़ने के संघर्ष का नतीजा था। अन्य पक्षों द्वारा भी यही तरीका अपनाया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें।